हिंद यूपी टेट 2025 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यह फ्री प्रैक्टिस बैच आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आज की क्लास हमारी जो होगी वह होगी 2015 में पूछे गए बाल विकास के सभी प्रश्नों पर आधारित है। तो चलिए पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो आज की क्लास देखिए, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि आपको फ्री प्रैक्टिस बैच के अंतर्गत किस प्रकार का मैटर प्रोवाइड किया जाता है। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। लक्ष्य तक को सब्सक्राइब करने का यही कारण है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है प्रश्न में। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वो यही पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन में कह रहा है नामित मापनी, बी ऑप्शन में कह रहा है क्रम सूचक मापनी, सी ऑप्शन कह रहा है अंतराल मापनी और डी ऑप्शन कह रहा है अनुपात मापनी। चलिए जल्दी से बताइए कि यहाँ पर हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करते रहिए क्योंकि यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा चुका है कब, तो यूपी टेट 2015 में आया हुआ प्रश्न है और इसका उत्तर जो कहेंगे क्या होगा, तो बिल्कुल सही अनुपात मापनी हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें मापन के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो मापन के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होगा नामित मापनी, दूसरा होगा क्रमिक मापनी और तीसरा होगा अंतराल मापनी और चौथा होगा अनुपात मापनी। ये ध्यान करिएगा कि मापन के 4 ही स्वरूप होते हैं। ठीक है। तो अनुपात मापनी मापन का वह प्रकार है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है। तो आप समझ गए ना, यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर निकला हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बात सुन लीजिए कि आपको अगर सीडीपी में 30 नंबर लाना है तो सभी मनोवैज्ञानिक जो इंपॉर्टेंट है जैसे जीन पियाजे, पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलर, वाटसन और ऐसे 2 एक और हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। इनकी थ्योरी को आपको समझना पड़ेगा। इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है यह भी आपको जानना चाहिए। ठीक है। तो अभी आप हमारे साथ प्रीवियस ईयर देख रहे हैं। जैसे ही प्रीवियस ईयर की श्रृंखला समाप्त होगी हम डेली आपको एक एक मनोवैज्ञानिकों के बारे में बताएंगे और इनसे जो भी पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए वो भी दिखाएंगे और साथ में जो आने की संभावना होगी जिस प्रश्न की वह भी इन मनोवैज्ञानिकों से संबंधित हम दिखाने वाले हैं। इसलिए कहीं पर भटकिए मत, एक जगह अस्थायी होइए और पढ़िए डेली सुबह 10 बजे। चलिए बताइए फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किस में होता है। इदम में होगा, अहम में होगा, पराहम में होगा या परिस्थितियों में होगा। चलिए बताइए। इदम मतलब जानते हैं इड, और पराहम में सुपर ईगो कहते हैं। तो ये सब इंग्लिश के शब्द हैं। अगर ऐसे भी पूछा जाए तो आप उत्तर दे दीजिएगा और इसका जो उत्तर होगा, जो हमारे आंतरिक नैतिक मूल्य होते हैं ये होते हैं हमारे पराहम में शामिल होते हैं। ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सुपर टेट में भी आने की इसकी संभावना है। इंपॉर्टेंट लिखिएगा आप लोग। ठीक है। एक मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा था उसी के बारे में पूछा जा रहा है। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो मैं चाहूं बना सकता हूं। यह कथन किसका है। देखिए संगत का असर होता है और यह हमारे मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं। जिस प्रकार का आपको माहौल दिया जाएगा आप उस सांचे में ढल जाएंगे। बात करें अपने ये उत्तर प्रदेश की, आपको ही पता होगा ना कि जौनपुर जिले का वो माधोपट्टी गांव जहां पर हर घर से कोई ना कोई डीएम एसडीएम है। तो वह आईएएस पीसीएस मतलब अफसरों वाला गांव के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों होता है वहाँ पर, क्यों, क्योंकि वहाँ पर उस गांव में यही माहौल है कि बनना है तो सिर्फ एसडीएम और डीएम। ठीक है। तो वही हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जिस बालक को माहौल दिया जाएगा वह उसी में ढलेगा। अब आपको बताना है कि यह कोटेशन किसका है, क्या पियाजे का है, थॉर्नडाइक का है या वाटसन का है या इनमें से कोई नहीं।
चलिए बताइए, किसने कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मतलब छोटा बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील या चोर या फिर मैं जो चाहूँ उसे बना सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। ठीक है? तो यह कथन है हमारे महान मनोवैज्ञानिक वाटसन का और हमारा उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाटसन ने ही कहा था कि बालक को जिस प्रकार का माहौल छोटे से ही उपलब्ध कराया जाएगा, बालक उस माहौल में ढलेगा और जिस प्रकार से समाज में कोई कार्य करता होगा, बालक उसकी अनुकरण करते हुए सीखेगा और खुद भी वैसा ही करेगा। ठीक? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ध्यान आकर्षित होने में प्रमुख भूमिका होती है। किसकी प्रमुख भूमिका होगी ध्यान आकर्षित करने में, यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कर रहा है उद्दीपन की तीव्रता, बी ऑप्शन कर रहा है उद्दीपन की विश्वसनीयता, सी ऑप्शन कर रहा है उद्दीपन की सक्रियता और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा ध्यान आकर्षित होने में सबसे प्रमुख होगा। तो आप सब जानते हैं कि ध्यान को आकर्षित करने में उद्दीपन की तीव्रता की ही प्रमुख होती है। ध्यान को जो आकर्षित करने में सबसे प्रमुख पूछा गया ना किसकी भूमिका होती है, तो उद्दीपन की तीव्रता होती है, ये याद करिएगा। ठीक है? उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी ना, व्यक्ति ना चाहते हुए भी उस तरफ आकर्षित होता रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पर सिंपल सा उत्तर हमारा जो निकलेगा, ए ऑप्शन उद्दीपन की तीव्रता सही हो जाएगा। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या बिहार टेट की परीक्षा में भी प्रश्न ये पूछा गया था और यूपी टेट 2015 के सीडीपी के अंतर्गत भी यह पूछा जा चुका है। ठीक है? तो बताइए बिहार जो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है उसे क्या कहेंगे। तो क्या शिक्षण कहेंगे, सहानुभूति कहेंगे, समदृष्टि कहेंगे या प्रेरणा कहेंगे। चलिए बताइए क्या कहते हैं उसे हम, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अगर बात करें इस प्रश्न की उत्तर की, तो वह हमारा क्या होता है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला को ही हम प्रेरणा कहते हैं। ठीक है? यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो हमने अभी बताया कि यह प्रश्न जो है यह बिहार में भी पूछा गया, बी टेट में। ठीक है? तो हम यह भी सीरीज उपलब्ध कराएंगे आपको कि आज तक जितने भी राज्यों में टेट की परीक्षाएं हुई हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी प्रश्न वहाँ पर पूछे गए होंगे, चाहे हिंदी के, सीडीपी के, ईवीएस के, वह भी हम आपको स्पेशली एक सीरीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? क्योंकि जो भी हमारे सिलेबस में चैप्टर दिए हैं, अगर उससे रिलेटेड प्रश्नों को हम पढ़ेंगे अदर राज्यों का, तो कुछ ना कुछ लाभ मिलता है। ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि हमें इस प्रकार की क्लास लानी चाहिए या नहीं? एक बार कमेंट जरूर करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि ज्ञान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। क्या है? अवधि होगा, नवीनता होगा, रुचि होगा, आकार होगा, क्या होगा, यह आप बताइए। जल्दी से कमेंट करिए। चलिए जल्दी कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग जल्दी से। ज्ञान को केंद्रित करने को नहीं, यहाँ पर ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर मिसप्रिंट है। ठीक है? यहाँ पर ध्यान होगा। ठीक, ये ध्यान कर लीजिएगा। इसे ध्यान को केंद्रित करने को हम क्या कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे जल्दी बताइए। तो बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर होगा वह हो जाएगा रुचि। ठीक है? ध्यान को जब केंद्रित किया जाएगा तब वहाँ पर रुचि जरूर होगी। जब हमारी किसी भी काम में रुचि अधिक होती है तो वहाँ पर हमारा ध्यान ऑटोमेटिक केंद्रित रहता है। ठीक है? यह ज्ञान नहीं होगा, यह ध्यान होगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा रुचि, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और लक्ष्य तक से जुड़कर अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करिए। पहले ही बार में 100+ का स्कोर आप जरूर करेंगे, यह मेरा आपसे थोड़ा उम्मीद ज़्यादा ही है, लेकिन आप कोशिश करिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। दोनों लोग मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो यकीन करिए कि 100+ स्कोर सबका आएगा। ठीक है? वैसे तो सुपर टेट में इसका नंबर नहीं जुड़ता, लेकिन 100+ रहता है ना, तो बताने में भी अच्छा लगता है। गांव में आरी बगल में कोई पूछे तो यह बताने में अच्छा लगता है ना कि 100 नंबर मिला था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। क्या कहलाएगा? ए ऑप्शन कह रहा है सीखने की विधियाँ, बी ऑप्शन कह रहा है सीखने में हस्तांतरण, सी ऑप्शन कह रहा है सीखने में पठार और डी ऑप्शन सीखने में रुचि।
तो जल्दी से बता दीजिए, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाएगा? देखते हैं कितने लोग उत्तर सही बताते हैं। चलिए बताइए। चलिए, बिल्कुल सही, सीखने में हस्तांतरण हुआ, मतलब कोई अगर परिवर्तन ना हो तो हमारा बेस्ट ऑप्शन यही होगा, सीखने में हस्तांतरण किया गया। इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाएगा? ए ऑप्शन कह रहा है स्मृति, बी ऑप्शन कह रहा है सीखना, सी ऑप्शन कह रहा है प्रेरणा और डी ऑप्शन कह रहा है चिंतन। तो जल्दी से कमेंट करिए, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाएगा? चलिए बताइए क्या कहलाएगा? बिल्कुल सही, जो लोग भी उत्तर हमारा यहाँ पर दे रहे हैं बी ऑप्शन सीखना, या हमारा लर्निंग ही बेस्ट ऑप्शन होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। देखिए, प्रश्न हम इसलिए आराम आराम से पढ़ रहे हैं ताकि आप समझते चलिए, ठीक है? क्योंकि कुछ शब्द हैं बहुत टफ दिए गए हैं, शायद आप इसका मतलब न समझते हो, इसलिए हम आराम से पढ़ेंगे। तो आप सुनेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमें याद करना है। यह हमें समझ लीजिए रट कर याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से अगर प्रश्न आए पेपर में और आपने गलती कर दिया तो आप ज़िंदगी भर पछताने वाले हैं, ठीक है? इसलिए चलिए प्रश्न देखिए, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? क्या स्तंभाकृत कहलाएगा, आवृत्ति बहुभुज कहलाएगा, संचयी आवृत्ति कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो यह प्रश्न बहुत ही टफ है। जब उस समय पूछा गया था 2015 में ना, तो कई लोग इस प्रश्न का उत्तर गलत करके आए थे, ठीक है? तो हमारा प्रश्न का उत्तर जो सही होगा वो हो जाएगा स्तंभाकृत, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ए ऑप्शन सही होगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। चलिए, प्रश्न में कह रहा है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या बताइए कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का विकास सबसे अधिक होगा? ए ऑप्शन कह रहा है बाल्यावस्था, बी ऑप्शन कह रहा है शैशवावस्था, सी ऑप्शन कह रहा है किशोरावस्था और डी ऑप्शन कह रहा है प्रौढ़ावस्था। चलिए बताइए। ठीक ठीक, चलिए, जो लोग प्रौढ़ावस्था बता रहे हैं उनका गलत हो जाएगा, और जो लोग किशोरावस्था भी बता रहे हैं उनका भी गलत होगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वह हो जाएगा बाल्यावस्था, मतलब 19-20 साल की उम्र तक यह काफ़ी धीमा हो जाता है, ठीक है? इससे पहले बुद्धि का विकास बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन 19-20 साल आते आते हमारी बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है और इसलिए धीरा हो जाता है। इसलिए हमारा जो किशोरावस्था था ये नहीं होगा, हमारा उत्तर जो होगा ए ऑप्शन बाल्यावस्था सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो देखिए, वहाँ पर 2018 का पेपर, 2017 का पेपर, 2016 का पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो उनको पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है? हमारा जो चैनल लक्ष्य तक है उस पे एक प्लेलिस्ट बन गई है, आप जाइए देखिए, यूपी टेट क्लासेज के नाम से, वहाँ पर यूपी टेट की बहुत महत्वपूर्ण क्लासेज पड़ी हुई है, उनको एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? ए ऑप्शन कह रहा है मूल प्रवृत्ति पर, बी ऑप्शन कह रहा है नैतिकता पर, सी ऑप्शन कह रहा है वास्तविकता पर और डी ऑप्शन कह रहा है ध्यान पर। चलिए जल्दी बता दीजिए कौन सा उत्तर सही होगा कि शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? तो आप सभी जानते हैं कि छोटा बच्चा जब होगा तो उसके अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर ही आधारित होंगे, ठीक है? शैशवावस्था बालक का निर्माण काल भी कहा जाता है, यह आप जानते रहिएगा, ठीक है? शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, याद करिए। और इसे सीखने का अनोखा काल या आदर्श काल भी कहा जाता है, यह भी जानिएगा, ठीक है? तो यहाँ से एक प्रश्न याद कर लीजिएगा कि शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा जाता है, ठीक है? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ए ऑप्शन नोट कर लीजिए। चलिए
अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। मैंने सभी प्रयोगों के बारे में आपको बता दिया है, एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर, सुनिए। थार्नडाइक ने अगर आपसे पूछा जाए किस पर प्रयोग किया था, तो थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था, तो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। ठीक है। अगर बात करें किसका, कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, तो कोहलर ने चिंपैंजी पर किया था। तो कोहलर चिंपैंजी पर जब करेंगे तो उसका नाम क्या था, अगर आपसे यह पूछा जाए तो उसका नाम था क्या, बताइए। चिंपैंजी या वन मानुस, आप जो भी कहिए, ठीक है। उसका नाम था सुल्तान। इतना आप जानते रहिएगा, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा वन मानुस दिया गया है, या चिंपैंजी दिया रहा है, या सुल्तान दिया रहा है, दोनों जानते रहिएगा सभी चीज़, ठीक है। क्योंकि इस वन मानुस का नाम जो था वो था सुल्तान। इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा बी ऑप्शन सही होगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, प्रश्न में कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी उच्च होंगे। क्या उच्च होंगे, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखेंगे। ए ऑप्शन कर रहा है सृजनशीलता, बी ऑप्शन कर रहा है अध्ययन, सी ऑप्शन कर रहा है विश्लेषण, और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बता दीजिए कि यह आवश्यक नहीं उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च हो। क्या उच्च हो, यह बताइए। चलिए, ठीक है, कमेंट करते रहिए आप लोग जल्दी से। बिल्कुल सही। ठीक, चलिए बताइए। चलिए, बिल्कुल सही। अगर आपने भी उत्तर सृजनशीलता दिया है तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। उच्च बुद्धिलब्धि वाले बच्चों में सृजनशीलता भी उच्च हो यह संभव नहीं है। ठीक है। ये कभी कभी संयोग होता है कि जो बालक तीव्र बुद्धि का होता है वह ये सब होता है सृजनशीलता में। ठीक है। तो यहाँ पर जो उत्तर हमारा निकला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, यहाँ पर फिर से पूछ लिया गया, मैंने अभी जो बताया था वहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग करके पूछा गया कि अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था, मतलब किसने प्रभाव का नियम दिया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। अब आपको सिंपल बता दे रहे हैं, जिसने यह प्रभाव का नियम दिया था उसने अपने सिद्धांत को दो पार्टों में बांटा था। एक पार्ट था प्रमुख नियम और दूसरा था गौण नियम। प्रमुख नियम में 3 चैप्टर थे, मतलब 3 पॉइंट थे, और दूसरे नियम या द्वितीय नियम में जो थे 5 पॉइंट थे। तो इनको आप नहीं जानते होंगे, तो इनका नाम था थार्नडाइक महोदय। ठीक है, इनका नाम था थार्नडाइक महोदय। इन्होंने प्राथमिक नियम में एक पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था प्रभाव का नियम, तीसरा था अभ्यास का नियम। तो ये जो प्रथम नियम के अंतर्गत दिए थे, और 5 गौड़ नियम इनके द्वारा बताया गया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। जब हम इनको अलग से पढ़ाएंगे थार्नडाइक के बारे में, वहाँ पर सारे के सारे शब्दों को दिखाएंगे। ठीक है। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर आप लोग डी ऑप्शन को सही करिएगा, और आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता। तो बताइए, किसका उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाएगा। ए ऑप्शन कह रहा है प्रत्याहार विधि, बी ऑप्शन कह रहा है तार्किक विधि, सी ऑप्शन कह रहा है पहचान विधि, और डी ऑप्शन कह रहा है पुनः सीखना विधि। चलिए, उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। ठीक ठीक, स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता। अगर बात करें इसका, तो क्या होगा, बिल्कुल सही, तार्किक विधि जो है यह स्मृति मापन के लिए नहीं किया जाता। इसलिए यह प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। आप लोग एक बार कमेंट करिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। चलिए, कमेंट करके यह बता दीजिए कि क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। ठीक है। क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप तो शेयर तो ही कर ही सकते हैं अपने किसी भी ग्रुप में, और अपना स्टेटस एक बार डेली लगा लीजिए। जैसे कि हमारी क्लास जो होती है, जैसे आज जो क्लास हो रही है तो हो रही है, कल वाली क्लास आज शाम तक लग जाती है। तो उस पर जाकर लाइक भी कर दीजिए एक बार। ठीक है। क्योंकि आप लाइक इसलिए करवाते हैं, आपको भी पता है कि लाइक करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों तक यह क्लास जाएगी, और अधिक से अधिक लोग देख पाएंगे। ठीक है। चलें, लाइक कर दीजिएगा। जो कल वाली क्लास है शाम तक लग जाएगी, उस पर लाइक ज़रूर करिएगा पहले से ही।
चलिए रात को ही लाइक कर दीजिएगा, सुबह क्लास होगी 10 बजे कल वाली, उसके बाद रात में लाइक कर दीजिएगा। ठीक, चलिए देखेंगे प्रश्न में कहा रहा है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन करा है सिगमंड फ्रायड के द्वारा, बी ऑप्शन करा है पियाजे के द्वारा, सी ऑप्शन करा है मरे के द्वारा और डी ऑप्शन वाटसन के द्वारा। तो चलिए बताइए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसने किया था। ये शब्द सुनकर शायद आप उत्तर न दे पाएं। अगर बात करें प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को एक और नाम में पुकारा जाता है क्या, तो वो होता है TAT। ठीक है, TAT। अब तो जान गए ना TAT का आविष्कार किसने किया था या विकास किसने किया था। चलिए बताइए। ठीक, तो दो मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर किया था, मरे एवं मार्गन। मुरे एवं मार्गन कहीं कहीं पर लिखा रहता है, कहीं कहीं पर मरे लिखा रहता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि मनोविज्ञान की, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप नोट करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ठीक, कह रहा है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। क्या योगदान है ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है विषय केंद्रित शिक्षा, बी ऑप्शन कह रहा है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी ऑप्शन कह रहा है क्रिया केंद्रित शिक्षा और डी ऑप्शन कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा। चले, मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है। क्या विषय केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बालक को ध्यान में रखकर ही शिक्षा कार्य कराना पड़ेगा, हमारा यह RTE एक्ट भी कहता है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा तो होगी नहीं, बी ऑप्शन भी काट देंगे। ठीक, और सी ऑप्शन क्रिया आधारित शिक्षा ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा मतलब बालक को ध्यान में रखते हुए शिक्षा कार्य कराएंगे, क्योंकि बालक का स्तर और उसका ज्ञान, उसकी समझ, इन सब के बारे में टीचरों को जानकार होना पड़ेगा। ठीक है, चले, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन बाल केंद्रित सही होगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। वृद्धि और विकास से कौन सा सिद्धांत संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है निरंतरता का सिद्धांत, बी ऑप्शन कह रहा है वर्गीकरण का सिद्धांत, सी ऑप्शन कह रहा है समन्वय का सिद्धांत और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा उत्तर होगा। चलिए, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित कौन सा नहीं है। तो बात करें सबसे पहले कौन सा संबंधित है, तो निरंतरता का सिद्धांत ये तो संबंधित है, समन्वय का सिद्धांत ये भी संबंधित है और वर्गीकरण का सिद्धांत ये तो संबंधित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर इस प्रश्न का होगा हमारा, वो होगा क्या बताइए। बिल्कुल सही, अभी मैंने बता दिया था ना ये संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन वर्गीकरण का सिद्धांत ही सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि कक्षा शिक्षण में पाठ योजना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। यह भी प्रश्न आप शायद सीटेट में आया हुआ है। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। ए ऑप्शन कह रहा है प्रभाव का नियम, बी ऑप्शन कह रहा है सादृश्यता का नियम, सी ऑप्शन तत्परता का नियम और डी ऑप्शन साहचर्य का नियम। चलिए बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। ठीक, चलिए बताते रहिए आप लोग। कक्षा शिक्षण के बारे में पूछा गया, तो इसका उत्तर जो होगा कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित होगा, तो वह होगा तत्परता का नियम। ठीक है, तत्परता का नियम नोट करेंगे, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही होगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। अब बताइए कि संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या होगा। ए ऑप्शन का है पृथक्करण, बी ऑप्शन का है विभेदीकरण, सी ऑप्शन का है प्रत्यक्षीकरण और डी ऑप्शन का है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा उत्तर होगा। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा है।
देखते हैं कितने लोग जल्दी कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप कमेंट करते रहेंगे ना, आपका अगर प्रश्न गलत भी होगा, जब मैं उत्तर दूंगा तो आपको याद आएगा। पेपर में जब भी बैठेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैं यह प्रश्न का उत्तर गलत दे रहा था, लेकिन जो वहाँ उस क्लास में हमें यह उत्तर बताया गया था सही। ठीक, चलिए बताइए, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या होगा? अगर बात करें इसका तो वह होगा प्रत्यक्षीकरण। मतलब कोई, जब आप ही देख लीजिए, कहीं पर गए हैं, कुछ हाथी भालू घोड़ा ऊंट देखेंगे, तभी तो आपका संप्रत्यय जागृत होगा, तभी तो आप क्या करेंगे बताइए? बिल्कुल सही, संप्रत्यय निर्माण करेंगे, मतलब सोचेंगे इसका क्या लाभ है, इसका क्या हानि है, ये सब सोचेंगे, तो यही हमारा प्रत्यक्षीकरण, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? अब बताइए, प्रेक्षणात्मक अधिगम जो है यह किसके द्वारा दिया गया था? ए ऑप्शन कह रहा है टॉलमैन के द्वारा, बी ऑप्शन कह रहा है बंडूरा के द्वारा, सी ऑप्शन कह रहा है कोहलर के द्वारा, और डी ऑप्शन कह रहा है वाटसन के द्वारा। चलिए बताइए, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसने दिया था? तो यहाँ पर उत्तर में हमारे आएंगे बंडूरा साहब, बंडूरा होंगे, भटूरा नहीं बंडूरा, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा हमारा, बंडूरा महोदय ने यह कथन दिया था। चले आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यह कई परीक्षाओं में पूछा गया और साथ में यूपी टेट के 2015 में भी यह प्रश्न आया था। प्रश्न में कहा जा रहा है उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? जानते हैं क्या आप? बताइए। चलिए, निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, इनमें से कौन सा सही होगा? चलिए बिल्कुल सही, जो लोग आगमन विधि के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर हमारा उत्तर आगमन विधि सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ए ऑप्शन कह रहा है पूर्व पारंपरिक अवस्था, बी ऑप्शन में कहा जा रहा है पारंपरिक अवस्था, सी ऑप्शन कह रहा है पश्चात पारंपरिक अवस्था, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा उत्तर होगा हमारा सही। चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर जल्दी देते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो जल्दी बताइए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा पूर्व पारंपरिक अवस्था, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कोहल वर्ग ने अपने सिद्धांत में, पहली बात तो सुनिए, कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इनके द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत का जनक पूछा जाए तो कोहल वर्ग थे, और नैतिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 3 अवस्थाओं का जिक्र किया था। जैसे पहला स्तर था पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा था परंपरागत स्तर, और तीसरा था उत्तर रूढ़िगत स्तर। ठीक है, तो पूर्व परंपरागत अवस्था में बालक में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है, ये आप जानते रहिएगा। ठीक, चले यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? ए ऑप्शन कह रहा है स्ट्रेंजर, बी ऑप्शन कह रहा है युंग, सी ऑप्शन कह रहा है सेल्डन, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बता दीजिए कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? चलिए तो बात करें, इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा युंग महोदय हो जाएंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, युंग स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनके देश के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो याद कर लीजिएगा, युंग जो हैं स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी आज की क्लास में बस इतने प्रश्न थे यूपी टेट 2015 में सीडीपी के आए हुए प्रश्न। ठीक है, तो बाकी अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाह रहे हैं और यूपी टेट फ्री प्रैक्टिस बैच के साथ लाइव क्लासेस चाहते हैं फ्री में, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है, और बाकी एक पैसा भी नहीं देना।
सिर्फ आप डेली जुड़िए सुबह 10 बजे हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर और लाइव क्लासेस देखिए और कमेंट करते रहिएगा क्या अच्छी लगी कि नहीं। ठीक है, चलिए फिलहाल क्लास अच्छी लग गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर करिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कैसी लगी क्लास यह भी कमेंट करके बता दीजिएगा और कल मिलेंगे सुबह 10 बजे। तब तक के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद।